बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 23 जून का आगाज़ हो गया है और वो खदशा, वो खौफ, वो डर जिसका बार बार इजहार किया जा रहा था, अब वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि ईरान और इसराइल की जंग, जिसमें अब अमेरिका प्रैक्टिकली शामिल हो चुका है, वो 11वें दिन में दाखिल हो रही है। 11वें दिन क्या सूरत हाल है? गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका ने जो हमला किया, उस हमले के बाद इब्तदाई रद्द अमल अमेरिका की तरफ से, पेंटागन की तरफ से, अमेरिकी महकमा दिफा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है, और फिर उसके बाद ईरान ने जो इनिशियल एक्शंस लिए हैं, वो सरप्राइजिंग भी हैं, वो हैरानकुन भी हैं, और अब वो किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को शेप अप कर सकते हैं, ये तमाम खाका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियसली मैं आपको ये बता दूं कि मैं ईरान में कुछ बहुत ही इन्फॉर्म्ड सहाफ़ियों से राब्ते में हूँ, और एक इंतहाई अहम स्टोरी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं बात करूँगा कि आखिर अमेरिका ने ये जो हमला किया, इस हमले के नतीजे में किस कदर नुकसान हुआ है। इब्तदाई तखमीने जो हैं वो लगा लिए गए हैं, और उसके हवाले से कुछ हैरानकुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं और चौंका देंगे वो इंकशाफात, जिस किस्म की सूरत हाल इस वक्त ईरान में डेवलप हो चुकी है। और फिर अब क्या रजीम चेंज ऑपरेशन भी कैरी आउट किया जाएगा, ये वो एक मुअम्मा है, ये एक सवाल है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का अंदाज़ा ये है कि अगर ईरान की तरफ से तवातर के साथ हमले जारी रहते हैं और अमेरिकन बेसिस को या अमेरिकन इंटरेस्ट को रीजन में अटैक किया जाता है, तो उस सूरत में फिर सैयद अली खामनाई को टारगेट करने या उनको जिला वतन करवाने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, ईरान को एक खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी, और वहाँ पर एक पिट्ठू अपनी रिजीम जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश की जाएगी। अब ये ऑन पेपर तो जो है वो बात की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना मुमकिन नज़र नहीं आता, जितनी जुड़ी हुई इस वक्त ईरानी कौम नज़र आती है इस थ्रेट के हवाले से। और फिर एक बड़ा ही दिलचस्प कमेंट है जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का, वो मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। उन्होंने हैरानकुन तौर पर यह दावा किया कि बहुत सारे ममालिक अपनी पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जो आवाम है उनको सेटिस्फाई और मुतमईन करने के लिए उनके सामने जिस किस्म के भी बयानात दें, पब्लिक पोस्चरिंग उनकी कुछ भी हो, लेकिन जब वो अमेरिका के साथ बात करते हैं, हमारे साथ पसे पर्दा मुलाकातें होती हैं, तो उन मुलाकातों में उनकी राय हमारी राय से मुमासलत रखती है, और वो हमारे इन एक्शंस को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अब प्रैक्टिकली जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, उस ऑपरेशन को जो कि कैरी आउट किया गया, जिसको मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया अमेरिका की तरफ से, उसको तकरीबन 18 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है, और इन 18 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो तफसीलात सामने आई हैं, वो पहले मैं आपके सामने रख दूं, और फिर 12 हंगामा खेज डेवलपमेंट्स हैं, जिन डेवलपमेंट्स ने अब इस कॉन्फ्लिक्ट को शेप अप करना शुरू कर दिया। होता क्या है, मैं पहले आपके सामने जो है वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अगरचे इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं, मैं उसकी एक आप यूँ कह लें कि एक समरी, एक एग्जीक्यूटिव समरी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो अमरीकी फ़ौज है उसने ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले की तफसीलात जारी की। अमरीका की जानिब से गुज़श्ता रोज़ या गुज़श्ता शब ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले की तफसीलात जारी कर दी गई। उसमें कुछ तस्वीर हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ मैप्स हैं, वो भी आपने देखा होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पीट हेग्सेथ, और ये मैं आपको बताऊं कि हैरानकुन तौर पर कुछ अमरीकी जो है वो इन्फॉर्म्ड अमेरिकन जर्नलिस्ट ने और उनके लेजिस्लेटर्स ने ये दावा किया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने सोलो फ्लाइट ली है। उनकी काबीना में चाहे जेडी वांस हो नाइब सदर, चाहे वज़ीर ख़ारजा हो मार्को रूबियो, हालांकि मार्को रूबियो जो है उनके हवाले से सबको मालूम है कि उनका कितना स्ट्रॉन्ग टिल्ट है टवर्ड्स ज़ायनिज़्म एंड इज़राइल। वैसे तो पूरे अमेरिका के बारे में यही कहा जाता है, अमेरिकी हुकूमत के बारे में यही कहा जाता है, लेकिन मार्को रूबियो के हवाले से भी ये दावा किया गया। और फिर जो पीट हेग्सेथ हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वज़ीर दिफा, उनके हवाले से भी ये दावा किया गया कि इनमें से कोई भी शख्स अमेरिका के इस हमले को सपोर्ट नहीं कर रहा था। और अमेरिका के अंदर से इस वक्त कांग्रेसमैन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये कह रही है कि ये एक ऐसी प्रेसिडेंस हमारे सामने मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर मुआवजा हो सकता है, इम्पीचमेंट हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की, कि उन्होंने एक ऐसी जंग जिसमें इमिनेंट थ्रेट अमेरिका को नहीं था, अमेरिका का कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ
हुआ था, उसके बावजूद एक पराई जंग में झोंका है अमेरिका को कांग्रेस का अप्रूवल लिए बगैर। तो इसके ऊपर भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट जो है वो इस वक्त अमेरिका में चल रही है। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा पीट हेग्सेथ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले की तफसीलात से आगाह किया। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। अब ये वो एक दावा है जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई अमेरिका ने इस हमले में ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये मैं आपको आगाज़ में ही बता दूं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तफसीलात, उसकी जुज़ियात जो हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अमेरिका बार बार कहता रहा है ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप ने कई बार कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। पीट हेग्सेथ ने कहा कि फोर्डो जोहरी प्लांट पर हमले में शामिल हर अमरीकी अहलकार ने बेहद शानदार काम किया। ईरान के जोहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, जो गुज़श्ता रात से, गुज़श्ता शब से ज़्यादा सख्त होगा। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का कहना था कि अमरीकी ऑपरेशन में किसी ईरानी फौजी या शहरी को नुकसान नहीं पहुँचा। हमले की ऑपरेशनल तफसीलात बयान करते हुए जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान पर हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। ईरान पर हमला, अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था जिससे सिर्फ चंद लोग ही वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि अमरीकी हमले में 7 B-2 तैयारों समेत 125 से ज़ायद फौजी तैयारों ने हिस्सा लिया। ये अमरीकी तारीख में B-2 बम्बार तैयारों का सबसे बड़ा हमला था। जनरल डैन केन का कहना था कि हमले में मजमूई तौर पर 75 गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से 14 GBU-57 बॉम्ब भी शामिल थे, जो कि इस बम का पहला ऑपरेशनल इस्तेमाल है। इनको डीप पेनिट्रेटर बॉम्ब कहा जाता है कि ये वो बंकर बस्टर बॉम्ब है जो लगभग 200 फीट तक ज़ेरे ज़मीन जाकर किसी भी शय को तबाह कर सकते हैं। और अगर कंक्रीट की बात की जाए तो कंक्रीट में भी इनके बारे में कहा जाता है कि जो हार्ड कंक्रीट है उसमें भी इनकी पेनिट्रेशन जो है वो कोई तकरीबन लगभग 18 मीटर के करीब बनती है। 80-90 फुट के करीब जो है ये दावा है कि जा सकता है। जनरल डैन केन ने कहा कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब अमेरिका से स्टेल्थ B-2 बम्बार तैयारों ने अमेरिका से उड़ान भरी, जिनमें से कुछ तैयारे मगरिब की जानिब गए जबकि कुछ राजदारी के साथ मशरिक की जानिब गए। अब इसमें ज़ाहिर का रिफ्यूलिंग ऑपरेशन भी हुआ है। इसमें जो है वो मिसूरी एयरबेस के बारे में बात की जा रही है। फिर 18 घंटे तवील प्रवास के दौरान इन तैयारों ने फ़िज़ा में ही मुतअद्दिद बार रिफ्यूलिंग की। जनरल डैन केन के मुताबिक तैयारों के ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने से कुछ पहले अमरीकी आबदोज़ ने इस्फ़हान में कई तनसीबात पर टॉमाहॉक क्रूज़ मिसाइल दागे। ईरानी वक्त के मुताबिक 2:10 पर पहले B-2 तैयारे ने फ्रोदो जोहरी प्लांट पर 2 GBU-57 बॉम्ब गिराए, जिसके बाद दीगर बम्बार तैयारों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। फ्रोदो, इस्फ़हान और नतान्ज में अहदाफ को 25 मिनट के दौरानिये में निशाना बनाया गया, यानी कि टोटल ऑपरेशन 25 मिनट्स का था। अमरीकी जनरल ने मजीद कहा कि इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक ईरान की तीनों जोहरी तनसीबात में तबाही हुई और शदीद नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि ईरानी फ़िज़ाई हदूद में अमरीकी जंगी तैयारों पर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला ईरानी दिफाई निज़ाम हमें नहीं देख सका। अमरीकी फ़ौज अब भी हाई अलर्ट है। अमरीका ने ईरान में जो कुछ किया दुनिया की कोई दूसरी फ़ौज ये नहीं कर सकती थी। ये है वो दावा और ये है उसकी ऑपरेशनल तफसीलात जो अमेरिका ने जारी की हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आपने देखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अपनी कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल तफसीलात जो हैं वो तो महकमा दिफा बताएगा, लेकिन जो उन्होंने तफसीलात बयान की उसमें रेटरिक बहुत ज़्यादा थी। उसमें उन्होंने कहा कि अब या तो अमन होगा, पार्शली मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि उनके ट्वीट का हिस्सा था कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानेहा होगा। तो इसमें एक बड़ी संगीन धमकी जो है वो अमरीकी सदर की तरफ से लगाई गई। उन्होंने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानेहा होगा। जो खिताब था उसमें उन्होंने कहा कि ईरान की फ्रोदो, नतान्ज और इस्फ़हान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका का मकसद ईरान की जोहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तनसीबात ख़त्म कर दी गई हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज का टारगेट था, उस रात का टारगेट था इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना, वो सबसे अहम और सबसे बड़ा टारगेट था। इसके बाद के अहदाफ आसान हैं और अगर ईरान ये चूज़ करता है कि वो अमेरिका को, अमेरिकी इंटरेस्ट को, अमेरिकी शहरियों को निशाना बनाता है इस रीजन में या दुनिया में कहीं भी, तो फिर उन्होंने कहा कि बाकी के अहदाफ बहुत आसान हैं और फिर हम उनको टारगेट करेंगे उन सॉफ्ट
टारगेट्स को। अब जाहिर है कि एक बहस जो है वो मौजूद है और वो बहस ये है कि क्या ईरान का जो नुकसान है वो इतना हो चुका कि ईरान इससे रिट्रीव नहीं कर सकता, ईरान बाउंस बैक नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ये अंदाजे लगा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जंग, तवील जंग इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान ने लड़ी वो इराक के साथ थी, सद्दाम दौर की, और उस 8 साल की जंग में कुल मिलाकर इतना स्ट्रेटेजिक नुकसान नहीं हुआ ईरान का जितना, हालांकि उसमें 5 लाख से ज़ायद लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि अफराद की बात नहीं हो रही, स्ट्रेटेजिक नुकसान की बात हो रही है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात हो रही है, जनरल्स की, बड़े बड़े अजहान मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट की बात हो रही है, और जो उसके लिए उनके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने अपनी तौर पर जो फैसिलिटीज़ बनाई थी उसमें उनके मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनमें उनके मिसाइल फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें उनका एटमी प्रोग्राम है, कि इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान हो चुका है सिर्फ 11 दिनों में ईरान का जो 8 साल की तवील जंग में नहीं हुआ था। लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर भी एक दूसरा एंगल और बहस तलब ये बात है, ये मौजूद है। जो नारा जाहिर है कि उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल के नारे लगाता रहा है ईरान, तो ईरान जो कुछ करता रहा है तो फिर अब हमने उसको सबक सिखाना था। उसको रीजनल बुली कहा, उसको बदमाश कहा ईरान को, और ये भी कहा कि अब ये हमले जो है वो अगर ईरान की तरफ से किए जाते हैं तो या तो अब अमन हो जाएगा या फिर हम जो है वो बढ़ेंगे बातचीत और मुज़ाकरात की तरफ। लेकिन ये वो मोमेंट है जिस पे बहुत सारे आपने देखा होगा अभी एक ट्वीट जो है वो इंडियन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं प्रवीण स्वाने, उनका आया। वो ये कहते हैं कि इस हमले के बाद ये तसव्वुर नहीं था कि ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो फौरी तौर पर आएगा या आ सकता है। यानी ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जिससे गुंग हो जाना चाहिए था, जिससे सुन और शल हो जाना चाहिए था ईरानी फौजी दिमागों को, ईरानी फौजियों को, ईरान के फैसला साजों को। लेकिन वो हैरान इस बात पर हैं कि आखिर ये कैसा हुआ कि चंद घंटों के अंदर अंदर ईरान की तरफ से खैबर शिकन मिसाइल पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और खैबर शिकन मिसाइल 3rd जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो ईरान के पास है वो बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी के हवाले से, जिसकी पेनिट्रेशन के हवाले से, जिसके डिफेंस सिस्टम्स को, एरियल डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करने के हवाले से ज़ाहिर है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की राय मौजूद है, उनका इस्तेमाल होता है। अमरीकी हमले के फ़ौरन बाद ईरान जो है वो इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बैक वक्त हमला करता है और 86 इजरायली जो है वो ज़ख्मी। और ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि इसराइल जो है वो अपना नंबर, नेतन्याहू जो है कि एक पब्लिक प्रेशर ना बने हमारे ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि हमने कितनी, हमारी कैसी तैयारी थी, तो वो अपने नुकसानात जो हैं वो ज़रूर छुपा रहे हैं और अपना एक हवा जाहिर है कि कायम रखना है, तो अपने नुकसानात को छुपा रहे हैं। फिर उसके बावजूद 86 इजरायलियों के ज़ख्मी होने को तस्लीम किया। हीफा के ऊपर मुतअद्दिद मिसाइल जो हैं वो गिरने की इतलात सामने आई। फिर तल अवीव में धमाके सुनाई दिए गए, तल अवीव में मिसाइल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो सीन्स हैं जो बनी नौ इंसान ने नहीं देखे। एक ऐसी कंटोनमेंट, एक फौजी छावनी 22,000 मुरब्बा किलोमीटर की, जिस पर बनी नौ इंसान में, तारीख़ इंसानी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई कि कुरे अर्ज़ के इस ख़ास टुकड़े के ऊपर और इसकी हिफाजत के ऊपर हमने अपनी तमाम मिलिट्री माइट, अपनी तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आज तक की जितनी साइंस ने, मगरिब ने तरक्की की है, उसका मकसद जो है वो इस जगह की हिफाजत था। और उस जगह पर जहाँ पर डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, थार्ड, उसके बाद आयरन डोम के दीगर जो फैमिली, आयरन डोम फैमिली के जो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एरियल डिफेंस सिस्टम है, वो लगाए गए हैं, जिससे ये कहा गया था कि इसराइल की फ़िज़ाएँ नाकाबिले तस्खीर हैं, इनको कोई मुसख्खर नहीं कर सकता। यहाँ पर परिंदा क्या चिड़ी पर नहीं मार सकती हमारी मर्ज़ी और हमारी मंशा के बगैर। आज वहाँ पर आप इस किस्म के सीन्स देख रहे हैं कि वहाँ पर मिसाइल गिर रहे हैं, वहाँ पर रिहायशी इमारतें तबाह हो रही हैं, वहाँ पर वेज़मन इंस्टीट्यूट, जिसको यूरोप की, वेस्ट की और इसराइल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सिंबल और अलामत समझा जाता था, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और उनके फ़ौजी अड्डों समेत बेन गुरियन एयरपोर्ट के हवाले से भी इतलात हैं कि वहाँ पर भी सक्सेसफुल मिसाइल हमला जो है वो अब तक हो चुका है। तो ये जो मिसाइल हमले और ये हुए हैं,
इनको बड़ा सरप्राइजिंग कहा जा रहा है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जो अब इससे जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स, बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी मैं एक सेपरेट वीडियो भी करूँगा। आपको मालूम है आबनाए हुर्मुज़ वो तंग आबी रास्ता जहाँ पर एक चोक पॉइंट आता है, जहाँ पर जो इस तंग आबी रास्ते की चौड़ाई जो है वो महज 33 किलोमीटर रह जाती है। और क्योंकि जब आप साहिल के करीब जाते हैं तो फिर वहाँ पर समंदर के नीचे चट्टानें मौजूद होती हैं, तो सिर्फ 2 शिपिंग लेन्स मौजूद हैं यहाँ पर। और इन 2 शिपिंग लेन से, जिनके आपस में फासला महज 2 मील का है, आने और जाने के लिए मुख्तलिफ लेन इस्तेमाल होती है। तो इस रास्ते से पूरी दुनिया में जो काबिल इस्तेमाल क्रूड ऑयल है, जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनका 20% सीबॉर्न ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, इसी रास्ते से जाता है। और इसको बंद करने की मंजूरी ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से, जिस पर हतमी फैसला सुप्रीम लीडर और नेशनल सलामती काउंसिल ने लेना है, वो आने वाला है। और इसके रेपरकशंस, इसका एक रिपल इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया में इसका इरताश आपको आने वाले वक्त में सुनाई देगा। अब इस वक्त सैटेलाइट इमेजेस, अनकन्फर्म्ड सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोज़ इस वक्त शेयर की जा रही हैं, कंप्यूटर जनरेटेड वीडियोस, जिसमें जो शिपिंग लेन है वहाँ पर शिप का आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के चोक पॉइंट पर जाना और वहाँ से वापस आने की वीडियो सर्कुलेट हो रही है। जिसका मतलब यह है कि ईरान ने वो जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अगर ईरान के ऊपर हमले में तीसरा फरीक शामिल होता है तो फिर हुर्मुज़ को बंद करने के हवाले से ईरान प्रैक्टिकल स्टेप ले सकता है, अभी हतमी नहीं है, मंजूरी ज़रूर हुई है। ईरान ने ये नहीं दावा किया कि हम बंद कर चुके हैं, लेकिन जो शिपिंग ट्रैफिक है उसका डेटा इस वक्त, और ट्रैकिंग का डेटा जो है वो हमें ये बता रहा है कि वहाँ पर हुर्मुज़ को चोक पॉइंट को इस वक्त बंद कर दिया गया है। 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइलों की जो वीडियो है वो जारी हुई हमारे सामने आती है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक इतवार की सुबह इसराइल पर हमले में पहली मरतबा खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। 4 टन 500 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल है और 10.5 मीटर लंबा है। इस मिसाइल का कुतर 80 सेंटीमीटर, वॉरहेड का वजन 500 किलोग्राम है। ठोस ईंधन से चलने वाला खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके अब वीडियोस आप देख रहे होंगे। साथ ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनका बयान सामने आता है, अब्बास इराक़ची, वो कहते हैं कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है और अब हमारे जवाब का इंतज़ार करें। बड़ी गलती की और रेड लाइन क्रॉस की है जोहरी तंसीबात पर हमला करके अमेरिका ने। अब हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं और जवाब देंगे, सिर्फ महफूज नहीं रखते बल्कि अब आप हमारे जवाब का इंतज़ार करें। वो इस्तंबुल में मौजूद थे। इस्तंबुल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी जारहियत के नताइज का जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक ईरान जवाबी इक़दाम का हक महफूज रखता है। तेहरान अपनी सलामती, मफादात और लोगों के दिफा के लिए तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अब सवाल यह है कि जिस लॉन्ग हॉल की बात की जा रही थी, जो एयाल ज़मीर हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ, उन्होंने कहा था कि इसराइल के अवाम एक लंबी जंग की तैयारी कर लें। अगर ईरान ये सब कुछ करता रहता है और डायरेक्टली अमेरिका को हिट करने के बजाय इसको एक अपॉर्चुनिटी बनाकर अपने मिसाइल हमले जूं के तूं जारी रखता है, तो फिर सिचुएशन बड़ी ट्रिकी हो जाएगी। वो लोग जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन खुद को इंतहाई महफूज तस्वुर करते हुए बड़े हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी फ़ौज की हुई बमबारी से बिल्डिंग्स, इलाके, रिहायशी इलाके, अस्पताल, तालीमी इदारे मलिया मेट होते देखे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, लोगों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देखा है, जिन्होंने अपने यहाँ ये सीन्स नहीं देखे, जिनके हाँ बंकर्स तो मौजूद हैं, लेकिन अगर ऊपर रिहायशी इलाका मलिया मेट हो जाए तो फिर उस बंकर में कोई किस हद तक, कितने वक्त तक कैदी बनकर वक्त गुजार सकता है। तो ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से रब्ता होता है और पाकिस्तान इस हमले को, अमरीकी हमले को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार देता है, इसकी मजम्मत करता है। फिर एक दावा जो सर्कुलेट हो रहा है अमरीका, और ये उससे रिलेटेड है जो मैंने आने वाली वीडियो में बात करनी है, कि अमेरिका ने ईरान को जोहरी तंसीबात पर हमले की पेशगी इतला दी थी। क्या वाकई ऐसा है? क्या ऐसा होना मुमकिन है? इसके ऊपर हमने, क्योंकि बाद में बात करनी है, फिर हमारे सामने हुर्मुज़ की डेवलपमेंट और फिर पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है
वो आज तलब कर लिया गया है। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल क्रिएट हुई थी उसके बाद पहली मरतबा जो है वो पाकिस्तान में कौमी सलामती का जो कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है। और ज़ाहिर है कि इसकी जो आफ्टर मैथ है, इसकी जो रिपरकशंस हैं, इसकी जो रेमिफिकेशन है आने वाले वक्त में हमारे रीजन में, पाकिस्तान पर, इस खत्ते पर, पूरी दुनिया पर होने वाली है, इसके ऊपर बातचीत होगी। तो ये है वो मंजरनामा जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, गुफ्तगू का सिलसिला इस पर जारी रहेगा। और अगली 2 वीडियोस कम से कम उनमें मैं एक तो ये जो अमरीकी हमला है क्या ये कामयाब हो गया है या नाकाम हुआ है, इसके हवाले से इंतहाई अहम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और साथ ये भी बात करेंगे कि इस वक्त आलमी मीडिया गुज़िश्ता 48 घंटों में ईरानी मिसाइलों की जो कामयाबी है उसके ऊपर शशदर है, हैरान है कि किस तरीके से, और उसकी फिर मुख्तलिफ थियरीज़ फ्लोट कर रही हैं। बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं कि आखिर कैसे एक बेहतरीन जो दिफाई निज़ाम है, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, उसको ब्रीच कर रहा है ईरान। क्या खुफिया तौर पर चीन और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कहानी कुछ और है, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।